ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट फेज की तरफ, जो हो जाता है एनाफेज। एनाफेज, ठीक, तो चलिए बात करते हैं एनाफेज की। और एनाफेज जो रहेगा, मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखिए, जितनी तैयारियाँ होनी थी, ठीक, हम माइटोसिस पढ़ रहे हैं, आपको याद होगा। तो इन द वेरी बिगिनिंग आई सेड दैट माइटोसिस टेक्स प्लेस इन टू स्टेजेस। One is called as कैरियोकाइनेसिस, ओके, जहाँ न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। अगेन कैरियो का मतलब कैरियन, कैरियो बना है कैरियन से, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। सो कैरियोकाइनेसिस जहाँ न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, और साइटोकाइनेसिस, ओके। अब सवाल ये है कि न्यूक्लियस के डिवीजन के लिए आपको सबसे पहले किस चीज़ की तैयारी करनी पड़ेगी। जब मैं बोल रहा हूँ कि न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूँ जेनेटिक मटेरियल की, ओके। सो मैं तैयारी कर रहा हूँ डिवीजन ऑफ जेनेटिक मटेरियल की, ओके। सो कैरियोकाइनेसिस बेसिकली इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, तो इट इज़ द सेपरेशन और इट इज़ द डिवीजन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल का डिवीजन। तो हमने एस फेज में देखा, भैया कॉपी बन गया, कॉपी बनने के बाद में वो क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमैटिड बन गए, साथ में सब सारे के सारे अलाइन हो गए हैं। बस अब करना क्या है, तो क्रोमोसोम को, जिसको फॉर एग्जांपल मैं पेरेंट क्रोमोसोम या ओरिजिनल क्रोमोसोम यहाँ पर रेफर कर रहा हूँ, तो ओरिजिनल क्रोमोसोम को सिस्टर क्रोमैटिड से सेपरेट कर देना है, ओके। ओरिजिनल क्रोमोसोम को सिस्टर क्रोमैटिड से सेपरेट कर देना है। और जैसे मैं आपको बार बार बताते हुए आ रहा हूं कि हम एक डिप्लॉयड सेल का एग्जांपल ले रहे हैं, जिसमें मैंने आपको बोला कि ऐसे कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 46 क्रोमोसोम्स लाइन से लगे होंगे, और उनके ऊपर में ही 46 सिस्टर क्रोमैटिड्स भी जो है वो लाइन से लगे हुए होंगे। स्पिंडल बन चुका है, माइक्रोट्यूब्यूल्स या फिर क्रोमोसोमल फाइबर्स अटैच्ड हैं। करना क्या है, तो हर स्पाइडरमैन को बस अब अपने अपने जाल को खींचना है, ओके। अब होता क्या है, इन एनाफेज बोथ ऑफ दीज सेंट्रियोल्स, बोथ ऑफ दीज स्पाइडरमैन्स, दे विल स्टार्ट पुलिंग देयर वेब्स, ठीक है। ये अपने जाल को, यानी अपने माइक्रोट्यूब्यूल्स को, यानी अपने क्रोमोसोमल फाइबर्स को क्या करेंगे, दे विल पुल देयर क्रोमोसोमल फाइबर्स टूवर्ड्स रिस्पेक्टिव पोल्स। अपनी अपनी तरफ में वो क्रोमोसोमल फाइबर्स को क्या करेंगे, खींचने लगेंगे। और जब वो खींचेंगे तो ये जो दो क्रोमोसोम्स थे जो सेंट्रोमियर्स से अटैच्ड थे, ये क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो एक सेट ऑफ क्रोमोसोम यानी 46 क्रोमोसोम्स नीचे चले जाएंगे, और अनदर सेट ऑफ क्रोमोसोम जो एक्चुअल में सिस्टर क्रोमैटिड्स की शक्ल में था, सिस्टर क्रोमैटिड्स के फॉर्म में था, वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह से दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो इक्वली सेपरेट होंगे। किस तरह से सेपरेट होंगे, इक्वली सेपरेट होंगे। इसीलिए मैं माइटोसिस को कहता हूं कि ये इक्वेजनल डिवीजन है। एक और पॉइंट जो मैं मुझसे रह गया वो ये है कि क्रोमोसोमल नंबर और उनके स्ट्रक्चर्स को, उनकी अरेंजमेंट को स्टडी करने का सबसे बेस्ट फेज होता है, ठीक है। द बेस्ट फेज टू स्टडी chromosomes and chromosomal number and chromosomal number is metaphase, okay। मेटाफेज जो रहता है वो क्रोमोसोम्स की स्टडी करने के लिए सबसे बेहतरीन टाइम है पूरी सेल साइकिल के अंदर में, क्योंकि उस समय सारे क्रोमोसोम्स बने हुए रहते हैं, सारे के सारे अलाइंड होते हैं, ओके। सो उनके स्ट्रक्चर्स को और उनसे रिलेटेड नंबर्स को, प्लॉइडी को, और दूसरी जो डिटेल स्टडी है क्रोमोसोम की, उसको स्टडी करने के लिए किसी भी सेल साइकिल का जो सबसे बेस्ट फेज होता है वो होता है मेटाफेज। ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए याद रखने वाली बात है। हो सकता है कि आपको क्वेश्चन आ जाए कि द बेस्ट फेज टू स्टडी द क्रोमोसोम्स और क्रोमोसोमल नंबर, या फिर द बेस्ट फेज टू स्टडी प्लॉइडी। जैसे मैंने बताया था कि क्रोमोसोमल नंबर या क्रोमोसोमल इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं। सो द बेस्ट फेज टू स्टडी प्लॉइडी और बेस्ट फेज टू स्टडी शेप्स ऑफ क्रोमोसोम्स और स्ट्रक्चर्स ऑफ क्रोमोसोम्स और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वो होता है मेटाफेज, ओके। अब यहाँ तक तो बात आपके लिए क्लियर होगी। हम चलते हैं एनाफेज में, जहाँ मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है। मैंने बोला कि यहाँ पर
यहाँ पर सेंट्रियोल्स जो रहेंगे ये अपने अपने माइक्रोफाइबर्स को, अपने अपने क्रोमोसोमल फाइबर्स को खींचना स्टार्ट करेंगे अपनी अपनी तरफ, और बिकॉज ऑफ दैट होगा क्या कि उस पुल की वजह से क्रोमोसोम्स सेपरेट हो जाएंगे। हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम जो रहेगा, या आप कहिए कि एक कंप्लीट डिप्लॉयड सेट 46 क्रोमोसोम्स के साथ में एक पोल की तरफ आ जाएगा, दूसरा कंप्लीट सेट जो रहेगा वो दूसरे पोल की तरफ चला जाएगा। इस तरह 46 एंड 46 के दो सेट्स बन जाएंगे, और हम बोलेंगे कि भैया जो क्रोमोसोमल डिवीजन है वो इक्वली हो गया। अब हर न्यूक्लियस में जो आगे चल के न्यूक्लियस बनेगा, हर न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम्स रहेंगे। ओके, सो आई होप कि आपको बात समझ में आ गई है। रिटन फॉर्म में भी मैं उसको लिख लेता हूं। यहाँ पर क्या होगा, एक और पॉइंट याद रखिए कि एनाफेज इज द शॉर्टेस्ट फेज ऑफ सेल डिवीजन। एनाफेज इज द शॉर्टेस्ट फेज ऑफ सेल डिवीजन। चलिए मैं इससे कुछ क्वेश्चंस भी निकाल के बताता हूँ आपको, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन आता है विच इज द शॉर्टेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल। अब आपको पता है कि सेल डिवीजन जो है वो सेल साइकिल का ही एक पार्ट है, और आपको क्वेश्चंस, आपको कुछ जो है ऑप्शंस है वो इस तरह से मिलते हैं कि भाई G2, S, M और G1, इसमें से कौन सा शॉर्टेस्ट फेज है, तो ऑब्वियसली M फेज जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट है। ओके, और अब हम बात करते हैं सेल डिवीजन की। अगर आपको क्वेश्चन आया कि विच इज़ द शॉर्टेस्ट फेज ऑफ सेल डिवीजन या फिर माइटोसिस या फिर मियोसिस, ठीक है, इसका सबसे शॉर्टेस्ट फेज कौन सा है, और आपको आंसर आता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, साइटोकाइनेसिस वगैरह, तो आंसर रहेगा उसका एनाफेज। ओके, अब एक थर्ड टाइप से इसको देख लेते हैं। आपको क्वेश्चन आता है भाई विच इज़ द शॉर्टेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल का शॉर्टेस्ट फेज क्या है, और आपको आंसर आता है G2, प्रोफेज, साइटोकाइनेसिस, एनाफेज, तब भी आंसर क्या रहेगा, एनाफेज रहेगा। ओके, क्योंकि सेल डिवीजन तो सेल साइकिल का पार्ट है, ठीक है। अब देखिए सेल साइकिल में सबसे छोटा फेज एम फेज को ही बोलते हैं सेल डिवीजन में भी सबसे छोटा फेज एनाफेज, तो ओवरऑल सेल साइकिल का सबसे छोटा फेज कौन सा हुआ, एनाफेज हुआ। ओके, सो इस तरह से भी जो रहते हैं घुमा फिरा के, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं लेकिन बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक, सो शॉर्टेस्ट फेज होता है आपकी सेल साइकिल का, क्योंकि सारी चीज़ें तो रेडी हो गई भैया, करना क्या है, सिर्फ क्रोमोसोम्स को सेपरेट करना है। सो यहाँ पर क्या होता है वो मैं लिखता हूँ कि सेंट्रियोल्स जो रहेंगे, सेंट्रियोल्स स्टार्ट पुलिंग क्रोमोसोमल फाइबर्स टूवर्ड्स रिस्पेक्टिव पोल्स, अपने अपने पोल की तरफ में क्या करेंगे, ये क्रोमोसोम्स को, ये जो क्रोमोसोमल फाइबर्स हैं उनको खींचेंगे, ठीक है, ड्यू टू विच रिजल्ट्स इन सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब यहाँ एक बात थोड़ी ध्यान से सुनिए। देखिए, जब तक ये जुड़े हुए थे तो मैंने इसको बोला क्रोमोसोम, ठीक है, या मैंने कहा कि क्रोमोसोम एंड सिस्टर क्रोमैटिड। अब जैसे ही ये ओरिजिनल क्रोमोसोम और ऊपर के सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो गए, अब मैं इन दोनों को क्या कहता हूँ, मैं ये दोनों को कहूँगा डॉटर क्रोमोसोम्स। कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, ओके, लेकिन अगर आप सिक्वेंशियली देखो तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पहले तो क्रोमैटिन था, फिर क्रोमोसोम बना, फिर सिस्टर क्रोमैटिड भी साथ में लग गया, कॉपी साथ में लग गई, ठीक है। अब जब क्रोमोसोम और कॉपी सेपरेट हो गए, यानी क्रोमोसोम और सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो गए, तो मैंने दोनों को क्या नाम दे दिया, मैंने बोला ये अब दोनों भी डॉटर क्रोमोसोम्स है। आगे चल के ये एक नए न्यूक्लियस में जाएंगे, ये अलग न्यूक्लियस बनाएंगे, ये अलग न्यूक्लियस बनाएंगे, फिर ये एक अलग सेल बना लेंगे, ये भी अलग सेल बना लेंगे, ठीक है। तब जाके ये नए सेल के, यानी ये फ्यूचर सेल के क्या है, क्रोमोसोम्स है। ये जो डॉटर क्रोमोसोम्स है ये आने वाले सेल के, फ्यूचर सेल के क्या है, ओरिजिनल
क्रोमोसोम्स है, फिर उनमें भी सेम प्रोसीजर चलेगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा, वो क्रोमैटिन कन्वर्ट होगा क्रोमोसोम में, सिस्टर क्रोमैटिड्स बनेंगे एंड ऑल दोस थिंग्स, इसीलिए तो इसको साइकिल कहते हैं ना, ठीक है। सो आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई है कि जब क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट हो जाते हैं, डिवीजन हो जाता है, ठीक है, क्रोमोसोम्स का डिवीजन हो जाता है, तो जो डिवीजन के बाद के क्रोमोसोम्स हैं मैं उनको डॉटर क्रोमोसोम्स कहता हूं। सो आई होप कि यहाँ तक के आपके लिए बातें क्लियर होगी। यहाँ क्या क्या हुआ, तो मैंने बोला एनाफेज जो है इट इज़ द शॉर्टेस्ट फेज। इसमें क्या होता है, तो मैंने कहा कि दोनों भी स्पाइडरमैन जो है अपने अपने वेब को खींचते हैं, उसकी वजह से क्या होगा, तो मैंने बोला कि ये जो क्रोमोसोम्स है ये सेपरेट हो जाएंगे और डॉटर क्रोमोसोम्स जो है वो अलग हो जाएंगे। ओके, अब सेपरेशन के बाद में क्या होता है, तो ये जो सेपरेटेड क्रोमोसोम्स हैं दे विल स्टार्ट मूविंग देयर रेस्पेक्टिव पोल्स। ऊपर के जो क्रोमोसोम्स हैं, अच्छा कितने क्रोमोसोम्स रहेंगे, तो आपको पता है कि जब लाइन लगी थी, जब इक्वेटोरियल प्लेट बना था तो 46 क्रोमोसोम्स थे और 46 जो है 46 क्या थे भैया, सिस्टर क्रोमैटिड्स थे। तो जब सेपरेशन भी हो जाएगा तो आप देखोगे कि 46 डॉटर क्रोमैटिड्स या 46 डॉटर क्रोमोसोम्स जो रहेंगे वो नीचे रहेंगे, और जो सिस्टर क्रोमैटिड अलग हुए थे, तो 46 डॉटर क्रोमैटिड्स जो रहेंगे, या सॉरी 46, अब मैं उनको क्या बोलूँगा, डॉटर क्रोमोसोम्स बोलूँगा, तो 46 डॉटर क्रोमोसोम्स जो रहेंगे वो ऊपर हो जाएंगे। तो इस तरह से जहाँ पहले शुरुआत में प्रोफेज के वक्त में जहाँ आपके पास सिर्फ एक डिप्लॉइड सेल था, सिर्फ 46 क्रोमोसोम्स थे विद सिस्टर क्रोमैटिड्स, अब यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे भैया 46 के 2 डिवीजन हो गए, ठीक है। अब एक और बात आपको ध्यान से बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। प्लॉइडी नाम की एक चीज़ पढ़ी थी हमने, आपको अगर याद होगा तो, छोटा सा मैंने बताया था कि प्लॉइडी से रिलेटेड एनाफेज में भी कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है। कुछ पॉइंट्स याद रखिए यहाँ पे। मैंने बोला कि अभी हमारा जो एक आपका डिप्लॉइड सेल है मान लीजिए, ओके, शॉर्ट में रिवाइज कर रहा हूँ, हो सके तो वो वीडियो देख लीजिएगा अगर नहीं समझ में आ रही है बात तो। मैंने बोला कि एक सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम 23 क्रोमोसोम के लिए क्रोमोसोमल नंबर होता है n, और उसकी सी वैल्यू, क्रोमोसोमल कंटेंट, मास, वॉल्यूम, ठीक है, सी वैल्यू होती है सी। जब 23 की 2 पेयर्स रहेगी यानी 46 क्रोमोसोम्स रहेंगे, तो आपका सेल हो जाएगा यानी उसकी प्लॉइडी हो जाएगी 2n, ठीक है। अब n के लिए सी वैल्यू c है तो 2n के लिए सी वैल्यू हो जाएगी 2c, ठीक है। लेकिन ये सब कब, जब आपका सेल, मैंने ये कहा था ये कब होगा, बिफोर एस फेज, यानी डीएनए रेप्लिकेशन से पहले। अब आपका सेल गया एस फेज में, डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, डीएनए का कॉपी बन गया। चलिए मानते हैं कि आपका एक डिप्लॉइड सेल था, ठीक है, ये गया रेप्लिकेशन में, जब रेप्लिकेशन में गया तो एक और इसका कॉपी बन गया, ठीक है। सो ये ओरिजिनल क्रोमोसोम, ये कॉपी है, ठीक। तो अब इसका प्लॉइडी कितना होगा, एन वैल्यू कितना होगा, तो मैंने उस समय बहुत डिटेल में बताया था, ठीक है। एन वैल्यू जो रहेगा वो 2n ही रहेगा। वो इसलिए क्योंकि ये जो सेट बना है भैया ये कॉपी है, ठीक है, ये एग्जैक्ट इसी क्रोमोसोम का क्या है, कॉपी है, ठीक है। तो एन वैल्यू क्रोमोसोमल नंबर बताता है या इन्फॉर्मेशन बताता है, तो इसमें कोई नया जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई नया जीन नहीं है, कोई नया डेटा नहीं है, इसीलिए मैं इसको 2n की जगह 4n नहीं करूँगा। मैं बोलूँगा भैया डीएनए रेप्लिकेशन होने के बाद में भी, एस फेज के बाद में भी प्लॉइडी जो रहेगा वो 2n ही रहेगा, लेकिन सी वैल्यू जो रहेगा वो 4c हो जाएगा, क्योंकि भले ही इन्फॉर्मेशन तो नया नहीं बना, नए जीन्स तो नहीं बने, लेकिन कॉपी तो बन गया ना, तो मास तो बढ़ गया होगा ना, वॉल्यूम, कंटेंट तो बढ़ गया होगा ना, तो सी वैल्यू जो रहेगा वो डबल हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा, ज़्यादा डिटेल में मैंने बताया है। तो एक बात तो यहाँ समझ में आ गई, मैंने उस समय भी आपको बोला था कि एस फेज के बाद से लेके एनाफेज तक किसी डिप्लॉइड सेल में क्रोमोसोमल नंबर 2 रहेगा और सी वैल्यू जो रहेगा वो 4c रहेगा, ठीक है। बट एनाफेज में ऐसा क्या हुआ कि अब ये वैल्यू चेंज होने वाली है, तो भैया एनाफेज में ये क्रोमोसोम सेपरेट हो गए,
ओके। सेपरेट होने के बाद में ये क्या करेंगे, अब ये दो न्यूक्लियस बनाने जा रहे हैं, दो नए सेंटर्स बनाने जा रहे हैं। क्या बनाने जा रहे हैं? दो नए सेंटर्स बनाने जा रहे हैं। तो एनाफेज के बाद में और टेलोफेज में आप देखोगे तो ऐसा लगता है कि एक ही सेल में दो न्यूक्लियसेस हैं। ध्यान से सुनिए मेरी बात, ऐसा लगता है कि एक ही सेल में क्या है, दो न्यूक्लियस है और हर न्यूक्लियस में क्या है, 46 क्रोमोसोम है, यानी हैप्लॉइड है, 46 क्रोमोसोम है, यानी डिप्लॉइड है। और अगर डिप्लॉइड है तो क्रोमोसोमल कंटेंट जो रहेगा वो रहेगा 2C। ठीक है, तो एनाफेज और टेलोफेज के अंदर में, जब ध्यान से सुनिए, एनाफेज और टेलोफेज में जहां ऐसा लगता है कि सेल तो एक ही है लेकिन न्यूक्लियस दो है, हर न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम्स है, यानी हर न्यूक्लियस में डिप्लॉइड सेट है। तो हर न्यूक्लियस में 2N प्लॉइडी प्लस 2C क्रोमोसोमल कंटेंट, इसमें भी 2N प्लस 2C। ठीक है, और अगर मैं इन दोनों को ऐड करके बोलता हूं, क्योंकि सेल तो अभी तक एक ही है ना, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, सेल डिवीजन मतलब साइटोप्लाज्मिक कंटेंट का डिवीजन नहीं हुआ, तो सेल तो अभी भी एक ही है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि एक ही सेल में इट अपीयर्स दैट देयर आर 2 न्यूक्लियसेस, तो हर न्यूक्लियस हैप्लॉइड, सो 2N and 2C, 2N and 2C, ओवरऑल 4N and 4C। ये वैल्यू रहेगी आपकी एनाफेज एंड टेलोफेज में। टेलोफेज जब हो जाएगा, सेल बीच में से सेपरेट हो जाएगा, ये एक अलग सेल बन जाएगा, ये एक अलग सेल बन जाएगा, हर सेल में अपना एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस, तो फिर ये हो जाएगा 2N and 2C, ये भी हो जाएगा 2N and 2C। फिर आगे चल के अगर ये कभी सेल डिवीजन में जाता है, रेप्लिकेशन होता है, एस फेज में जाता है, तो फिर एस फेज में जाने के बाद में ये भी क्या हो जाएगा, 2N and 4C हो जाएगा। ठीक है, अगर बात नहीं समझ में आई तो वीडियो को पीछे लेकर देख लीजिए, या फिर पुराना वीडियो जो है जहां मैंने ये बताया था कि क्रोमोसोमल नंबर यानी प्लॉइडी और वैल्यू क्या चीज़ें होती हैं, तो वो आप देख लीजिए, बात आपके समझ में आ जाएगी। ये एक और मेजर चेंज था जो आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, एनाफेज में क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि भैया एनाफेज जो रहेगा, एनाफेज के अंदर में क्रोमोसोम्स सेपरेट हो जाएंगे। ओके, क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे, दे विल स्टार्ट मूविंग देयर रेस्पेक्टिव पोल्स, अपने अपने पोल्स की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, इसके बाद में मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ ऐसा लगेगा कि आधे क्रोमोसोम्स ऊपर चले गए, मतलब बेसिकली कहा जाए एक पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम्स, 23 + 23 का एक सेट जो पहले सिस्टर क्रोमैटिड हुआ करता था, अब वो ऊपर चला गया, जो एक कंप्लीट न्यूक्लियस बनाएगा। नीचे 46 आ गए जो कंप्लीट न्यूक्लियस बनाएंगे। ओके, अब दो न्यूक्लियसेस जैसे अपीयर होना स्टार्ट होते हैं, इसीलिए अब जो C वैल्यू रहेगा वो ऊपर के लिए 2N 2C रहेगा, नीचे के लिए 2N 2C रहेगा, लेकिन सेल अभी तक डिवाइड नहीं रहा। तो ओवरऑल सेल का जो प्लॉइडी और C वैल्यू है एनाफेज और टेलोफेज में, वो मैंने बताया कि ये क्या रहेगा, 4N and 4C। आई होप कि आपको ये मेरी बात समझ में आ गई होगी। प्लस कुछ और छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखिए कि जब ये सेपरेशन होता है एनाफेज में, ठीक है, तो दो सेंट्रियोल्स के बीच में, ठीक है, एक और फाइबर जो रहता है, एक और फाइबर भी बनता है। ठीक है, सो 2 सेंट्रियोल्स दे आर ऑल्सो कनेक्टेड विथ सम फाइबर्स, और इन फाइबर्स को बोलते हैं इंटरजोनल फाइबर्स। ओके, अब इस लेवल पे इतना याद रखिए कि भाई ये जो इंटरजोनल फाइबर्स हैं, ये कहीं ना कहीं ये सेल्स को सेपरेट होने में हेल्प करते हैं। हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ वो एक नाम था जो मुझे आपको बताना था, वो फिलहाल के लिए याद रखिए कि आफ्टर सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम, आफ्टर क्रोमोसोमल सेपरेशन, द 2 सेंट्रियोल्स
देयर आर इंटरजोनल फाइबर्स बिटवीन टू सेंट्रियोल्स, तो दो सेंट्रियोल्स के बीच में क्या बनेंगे, तो इंटरजोनल फाइबर्स बनेंगे। काम क्या होता है इंटरजोनल फाइबर का, तो हमने बोला कि ये सेल्स के सेपरेशन में हेल्प करेंगे। सो आई होप कि आपको ये बात जो है वो भी समझ में आ गई होगी। ओके, अब एक लास्ट पॉइंट जो है वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि एनाफेज में आप देखोगे कि ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स में यहाँ लिखता हूँ, ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स सेंट्रियोल सेंट्रोमियर, ठीक, यहाँ पे भी शायद मैंने गलती से सेंट्रियोल बोल दिया भावनाओं में आके, ठीक है। तो ये एक बार फिर से थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए कि बिटवीन टू सेंट्रोमियर्स, अगर मैंने सेंट्रियोल बोला होगा तो जनरली फ्लो में कभी बातें कुछ अलग हो जाती है। जैसे मेरे को याद है मैंने पिछली बार क्रोमोनेमाटा को क्रोमैटोनेमा कह दिया था, हालांकि मैंने उसको करेक्शन किया था वीडियो बनने के बाद में, जब मुझे याद आया कि इस तरह हुआ था। तो कभी कभी ऐसे फ्लो में हो जाता है, उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लिया कीजिएगा। सो जैसे यहाँ पर मैंने बताया ना कि दो सेंट्रोमियर्स जो रहेंगे, सेंट्रियोल्स नहीं, सेंट्रोमियर्स के बीच में जो रहेंगे इंटरजोनल फाइबर्स क्रिएट होते हैं। और मैंने बोला कि इनका काम क्या रहेगा, तो ये क्रोमोसोम्स के, डॉटर क्रोमोसोम्स के सेपरेशन में हेल्प करते हैं। अब मैं वापस यहाँ पे आ रहा हूँ, मैंने बोला कि ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स सेंट्रोमियर जो रहते हैं दे लीड, सेंट्रोमियर्स लीड एंड सिस्टर क्रोमैटिड्स फॉल बिहाइंड। अब ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जो आपको एक और चीज़ समझने में हेल्प करेगी, ठीक है। ड्यू टू विच, मैं पहले ये स्टेटमेंट कंप्लीट कर देता हूँ फिर आपको बात समझा देता हूँ। क्रोमैटिड्स फॉल बिहाइंड ड्यू टू विच chromosomes take different shapes, ठीक है। ये डॉटर क्रोमोसोम्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। दे टेक डिफरेंट शेप्स, कौन से शेप लेते हैं, तो ये होता है वी एल जे और आई, ठीक। ये इनके 3 शेप्स रहते हैं। अब ये शेप कैसे होते हैं, तो वो भी मैं यहाँ लिखता हूँ कि शेप ऑफ क्रोमोसोम डिपेंड्स अपॉन पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, ठीक है। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर अगर हमने पढ़ के रखा हुआ है या आपने पढ़ के रखा हुआ है तो ये चीज़ समझना आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये आप सेल का जब स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तब भी आपने पढ़ा होगा कि एनाफेज सेल डिवीजन के टाइम पे ये कुछ शेप्स हो जाते हैं, वो यहीं पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो होगा क्या पता है क्या, अब जैसे आप समझ लीजिए कि मैं कंप्लीट क्रोमोसोम, ठीक है। अब सिस्टर क्रोमैटिड का तो सवाल ही पैदा नहीं हुआ क्योंकि वो सेपरेट हो गए, ठीक है, 2 डॉटर क्रोमोसोम हो गए। तो मैं कंप्लीट क्रोमोसोम, ठीक है, मेरा अपर हाफ जो है ये एक क्रोमैटिड हो गया और जो दूसरा हाफ है वो एक क्रोमैटिड हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड का वर्ड हटा देता हूँ, सिस्टर क्रोमैटिड हटा देता हूँ, सिर्फ क्रोमैटिड लिखता हूँ, एंड क्रोमैटिड्स फॉल बिहाइंड। अब ज़्यादा प्रॉपर है वो, ठीक है। सो होगा क्या, आधा पार्ट एक क्रोमैटिड है, नीचे का पार्ट एक और क्रोमैटिड है। जैसे आपको क्रोमोसोम्स पढ़ते समय मैंने बताया था कि एक सिंगल क्रोमोसोम में 2 आर्म्स रहते हैं, ओके। सो ये एक सिंगल क्रोमोसोम है, ये सेंट्रोमियर है, मान लीजिए ये जो मेरा बेली है ये सेंट्रोमियर है, ओके। और अपर पार्ट जो है ये एक आर्म है, एक क्रोमैटिड है। जो लोअर पार्ट है ये एक और आर्म है, ये एक और क्रोमैटिड है, ओके। अब मान लीजिए कि यहाँ पर मुझे रस्सी बंधी हुई है, ओके, एकदम सेंटर पे जहाँ सेंट्रोमियर है, ओके, यहाँ एक रस्सी बंधी हुई है और कोई मुझे पीछे की तरफ से खींचता है, ठीक है। तो जब अगर कोई मुझे पीछे से खींचेगा तो ऑब्वियसली ये जो सेंट्रोमियर है, सेंटर वाला पार्ट है जहाँ से वो रस्सी बंधी हुई है, वो पहले पीछे जाएगा, ठीक है, और मैं अनवांटेडली इस तरह से हो जाऊँगा,
ठीक है। मैं बिल्कुल इस तरह से हो जाऊंगा, मेरा अपर पार्ट और लोअर पार्ट ऐसे होगा, और मेरा जो सेंटर है, मेरा जो बेली है, या ये कहिए कि जो वेस्ट है मेरा, ठीक है, वो आगे की तरफ जाएगा। वैसे ही होता है यहाँ पे क्रोमोसोम्स के साथ में, ठीक है। क्रोमोसोम्स अगर वो जो सेंट्रोमियर है वो सेंटर में है तो सेंट्रोमियर आगे की तरफ जाएगा, बचे हुए जो 2 आर्म्स रहेंगे वो इस तरह से आ जाएंगे। ये एक और एग्जांपल है। चलिए ठीक है, मान लीजिए कि मेरा हेड है, ओके, मेरा हेड सेंट्रोमियर है, ये क्रोमोसोम के आर्म्स है। ये तो बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, ठीक है। मेरा हेड सेंट्रोमियर है, ये क्रोमोसोम के आर्म्स है, ठीक। अब यहाँ पीछे की तरफ से, छोटे दिमाग पे, ठीक है, पीछे की तरफ से क्या हुआ, माइक्रोट्यूब्यूल आके लगा हुआ है। अब वो माइक्रोट्यूब्यूल मेरे को पीछे खींच रहा है, ठीक है। मैं क्रोमोसोम हूँ, ये 2 आर्म्स हैं, डॉटर क्रोमोसोम, ये 2 आर्म्स, ये सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर से किसी ने पीछे खींचा, ठीक है, तो सेंट्रोमियर जाएगा पीछे, आर्म्स आ जाएंगे सामने, ठीक। सो ये जो शेप बनेगा, ये शेप होगा वी शेप। इस तरह के आपको अलग अलग शेप्स देखने के लिए मिलेंगे क्रोमोसोम्स के, कौन से फेज में, एनाफेज में। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा वो शेप्स की तरफ बढ़ जाते हैं भैया, कि वी शेप कब बनेगा, एल कब बनेगा, जे कब बनेगा और आई कब बनेगा, ठीक है। तो मैंने ये बताया कि एनाफेज में क्रोमोसोम का शेप कैसा बनेगा, ये डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर की तरफ। कहाँ गया भाई, हाँ, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर की तरफ में, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक बात समझ लेते हैं। अब इस तरफ की चीज़ों का अपने को कोई काम नहीं है, मैं इनको यहाँ से मिटा देता हूँ। चलिए ठीक, जो मुझे बताना है वो कुछ इस तरह से है कि अब मैं क्रोमोसोम को इस तरह से हॉरिजेंटल वे में बना रहा हूँ, ये सेंट्रोमियर है। अब आप देखोगे कि इस वाले क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर जो है ना वो बिल्कुल सेंटर में है, ठीक है। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि ये दोनों आर्म्स की जो लेंथ है, ये कैसी है, ऑलमोस्ट इक्वल है, ठीक। सो इस तरह का जो क्रोमोसोम होता है जिसमें सेंट्रोमियर एग्जैक्टली सेंटर में होता है, ठीक है, ऐसे क्रोमोसोम को हम कहते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, ठीक है। सो द क्रोमोसोम्स विच आर हैविंग सेंट्रोमियर एग्जैक्टली इन द सेंटर, in other words the chromosomes which are having equal arms, the chromosomes which are having the chromosomes in which the length of both the chromatids is equal, both the arms is equal, are called as metacentric chromosome। अब देखो ये metacentric chromosome अगर ऊपर से मैं खींचूंगा, इसको मैं खींचूंगा तो ये कौन सा शेप लेगा, तो आप बोलोगे सर ये जो है ना ये वी शेप लेगा, जो मैंने आपको बताया अभी की केस में। मैंने आपको बताया ये सर पीछे की तरफ गया, ये सेंट्रोमियर है, किसी ने पीछे खींचा, दोनों आर्म्स की लेंथ बराबर है, यानी ये अपने आप में एक मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है। पीछे खींचेगा तो ये इस तरह से जाएगा, ठीक है। सो ये ऑलमोस्ट ऐसे वी शेप बनेगा, उल्टा वी ऑब्वियसली, ठीक है, उल्टा वी शेप, ठीक है। सो ये जो उल्टा वी है इसी को, ठीक है। सो ये मैंने बोला कि ये वी शेप क्रोमोसोम है। तो एक बात तो समझ में आ गई कि मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जो रहते हैं ना ये वी के फॉर्मेट में ऊपर जाते हैं, उल्टे वी के फॉर्म में, ठीक है। अब दूसरी टाइप क्या होती है भैया, तो दूसरी टाइप की हम बात कर लेते हैं। मैं पहले थोड़ा सा डायग्राम बना लेता हूँ, फिर अपन आगे समझते हैं उसको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेंट्रोमियर को किसी एक साइड में शिफ्ट करते चले जाइए, कोई भी एक साइड में। मतलब ये रहेगा कि भैया सेंट्रोमियर सेंटर में नहीं रहेगा, ठीक। तो कैसा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे ये बनाया क्रोमोसोम। अब इस केस में आप देखोगे तो ये आर्म ज़्यादा बड़ा है, ये आर्म छोटा है एज़ कम्पेयर टू दिस, जहाँ दोनों आर्म्स बराबर बराबर हैं। इसका मतलब सेंट्रोमियर सेंटर में नहीं है, ठीक है, एक साइड में है, ठीक। अब इस तरह का जो क्रोमोसोम होता है इसको मैं कहता हूँ सब मेटासेंट्रिक, मतलब ऐसा क्रोमोसोम जिसमें सेंट्रोमियर सेंटर में नहीं है बल्कि इट हैज़ बीन शिफ्टेड टू अ साइड, ठीक है, और इट हैज़ शिफ्टेड टुवर्ड्स वन आर्म, ठीक, ड्यू टू विच द वन आर्म इज लॉन्ग, ड्यू टू विच द क्रोमोसोम इज हैविंग अ लॉन्गर आर्म एंड अ शॉर्टर आर्म, ठीक है। सो हुआ क्या, सेंट्रोमियर एक साइड में शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से एक आर्म ऑटोमेटिकली लॉन्ग हो गया, एक आर्म ऑटोमेटिकली शॉर्ट हो गया। अगर इस तरह के क्रोमोसोम को आप खींचोगे तो कैसा शेप बनेगा, तो आप बोलोगे कि सर ये ऐसा रहेगा, सेंट्रोमियर ऊपर जाएगा, ये आर्म ऐसे रहेगा बड़ा हुआ और ये आर्म थोड़ा सा ऐसे आएगा, ठीक। सो ये कहीं ना कहीं एक ऐसे उल्टा सा एल बना रहा है,
ठीक। तो जो सब मेटासेंट्रिक होते हैं, आपने देखा मेटासेंट्रिक वी शेप बनाते हैं और सब मेटासेंट्रिक जो है ये एल शेप बनाते हैं। अब अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूं तो ये आर्म जो है ये छोटा आर्म है, ये आर्म बड़ा है, सॉरी अगर इस हिसाब से चला जाए तो ये वाला आर्म जो है ये छोटा है, ये आर्म बड़ा है, यहाँ पे सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर पीछे खींचेगा, ये ऐसे जाएगा और ये इस तरह से आएगा, ठीक है। सो ये आर्म छोटा, ये ऐसे, अगर आप इसको देखोगे तो ये एग्जैक्टली क्या बन जाता है, एल बन जाता है, ठीक है। हाँ, एक बात सही है कि बड़े घटिया तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आई होप कि आपको बात समझ में आ रही है। सो ये एक मेथड हो गया जिसमें एल शेप क्या बन जाते हैं, क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। तो मेटासेंट्रिक वी बनाते हैं, सब मेटासेंट्रिक एल बनाते हैं। अब एक काम करो, इसको थोड़ा और शिफ्ट कर दो, ठीक है। तो ये आर्म बहुत ही छोटा हो जाएगा, ये आर्म उसके कंपैरिजन में और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। सो अब इन दोनों का काम तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी चलो ये मैं ऊपर से मिटाते हुए चलता हूँ। ठीक। अब एक थर्ड केस में चलते हैं, थर्ड केस सिनेरियो, जिसमें क्या रहेगा, एक आर्म बड़ा रहेगा, एक आर्म जो रहेगा वो बड़ा रहेगा और दूसरा आर्म जो रहेगा, दूसरा जो आर्म रहेगा वो छोटा रहेगा, ठीक है। यानी सेंट्रियोल हैज शिफ्टेड मोर टुवर्ड्स वन साइड। एक आर्म काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, एक आर्म काफ़ी ज़्यादा छोटा है। इसको जब आप खींचोगे सेंट्रोमियर ऊपर जाएगा और क्या होगा, तो जो शेप रहेगा, ठीक है, वो एक ऐसा रहेगा और दूसरा जो है वो बहुत ही छोटा सा इस तरह से रहेगा, ठीक। सो जो हम जे बनाते हैं, जे इस तरह से, ये उल्टा जे इंग्लिश का, ठीक। सो इस टाइप का जो आपका क्रोमोसोम होता है, इस टाइप के क्रोमोसोम को हम कहते हैं एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। तो जो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स होते हैं ना, वो जे बनाते हैं, ठीक है। सो मेटासेंट्रिक वी शेप में जाते हैं, सब मेटासेंट्रिक एल शेप में जाते हैं, इस तरह से उल्टे वाले, और जो एक्रोसेंट्रिक होते हैं वो जे शेप में जाते हैं। बचा लास्ट वाला, ठीक है। अब ये जे शेप वाला कैसे जाएगा, तो अब की बार में ये जो आर्म है ना, ये तो बहुत ही छोटा आर्म है, ये आर्म बहुत बड़ा है, ठीक है। इधर में सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर पीछे जाएगा और ये जो है ये इस तरह से आएगा, ठीक। सो अगर आप देखोगे तो ये बन गया भैया आपका जे, ठीक है। वैसे मैं इतना जे बना नहीं सकता, मेरी बोन्स इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, ठीक है, बट इमेजिन करके देखो। और ये बात भी सही है कि मेरे जैसा घटिया इमेजिनेशन तुमको और शायद ही कोई दे, तो उसको भी एंजॉय करो। ये रहा आपका एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम जो जे शेप में जाएगा एनाफेज के अंदर में। आई होप कि यहाँ तक बात आपको क्लियर होगी। चलिए एक लास्ट एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, जिसमें रहेगा आपका टेलोसेंट्रिक। तो उसमें क्या रहेगा भैया कि एक आर्म जो है वो बहुत ही बड़ा है और दूसरा आर्म बिल्कुल नहीं के बराबर है, ठीक है, बिल्कुल ही नहीं के बराबर में, ठीक। बाद में कभी उसको बहुत डिटेल में टाइम मिलेगा तो देखेंगे कि क्या रहता है शेप, बट यहाँ पे समझ लो इसका आप बोल सकते हो कि सेंट्रोमियर जो है वो बिल्कुल एक ही साइड में जाके जमा हो गया, ठीक। इस तरह का जो क्रोमोसोम रहता है ना, अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये सेंट्रियोल ऊपर में रहेगा, पूरा क्रोमोसोम जो रहेगा वो नीचे की तरफ में आ जाएगा, सॉरी, पूरा जो क्रोमोसोम रहेगा वो नीचे की तरफ में आ जाएगा, ठीक है। सर ये जो है, ठीक, ये हमको आई के शेप में दिखता है अगर ये ऊपर जाएगा तो, ठीक है। सो ये हमको क्या दिखेगा, आई शेप में दिखेगा। और इसीलिए जो टेलोसेंट्रिक होता है, मैं यहाँ लिखता हूँ, टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम जो रहता है ये आपको कौन सा शेप बनाता है, आई शेप बनाता है, ठीक है। तो मेटासेंट्रिक वी शेप, सब मेटासेंट्रिक एल शेप, एक्रोसेंट्रिक एल शेप, और टेलोसेंट्रिक जो रहेगा वो रहेगा आई शेप। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक और टेलोसेंट्रिक, यानी एम सेट,
ठीक है, ये हो गए उनकी टाइप्स। और अगर आप जाओगे तो VLJI, सो MSAT, और ये उनके शेप्स रहेंगे ड्यूरिंग एनाफेज। तो यहाँ आके जो रहता है भैया आपका एनाफेज जो रहता है वो कंप्लीट होता है। क्या क्या हुआ मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि यहाँ पे जो डॉटर क्रोमोसोम्स रहेंगे वो सेपरेट होंगे। एग्जैक्टली क्या होगा, तो हमने बोला कि यहाँ पे जो सेंट्रियोल्स रहेंगे दे विल पुल देयर क्रोमोसोमल फाइबर्स ड्यू टू विच द क्रोमोसोम्स विल गेट सेपरेटेड एंड फॉर्म डॉटर क्रोमोसोम्स। डॉटर क्रोमोसोम्स बनेंगे। फिर जब इसी का नेक्स्ट स्टेज जाएगा तो आप देखोगे कि ये दोनों अपने अपने पोल्स में चले जाते हैं। वैल्यू देखा हमने, प्लॉइडी 4n रहती है, 4c हो जाती है, कंटेंट 4c हो जाती है, क्योंकि ऐसा लगता है भैया कि अब यहाँ एक न्यूक्लियस है, यहाँ एक न्यूक्लियस है, एक ही सेल में दो न्यूक्लियसेस हैं। ठीक है, ये एक चीज़ यहाँ पे हो गई। दूसरी चीज़ मैंने आपको बोला कि जब क्रोमोसोम्स का मूवमेंट होगा तो सेंट्रियोल आगे रहेगा, क्रोमैटिड्स पीछे रहेंगे, और शेप्स ऑफ क्रोमैटिड्स जो रहेंगे वो आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। और शेप किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो आपने ये बोला कि सर जो पोजीशन रहेगी सेंट्रोमियर की वो डिसाइड करती है कि उसका शेप कैसा बनेगा। ओके, अब आगे चल के हम देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा रहता है वो रहता है टेलोफेज। टेलोफेज क्या है, तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है उसके अंदर में। एक बहुत आसान सा मेथड आपको बताता हूँ टेलोफेज को याद करने का। ठीक है, जो कुछ आपने प्रोफेज में होते हुए देखा था उन सारी चीज़ों को रिवर्स कर दीजिए, रिवर्स मैनर में कर दीजिए, वही सारे चेंजेस होते हैं टेलोफेज के अंदर में। ठीक है, वही सारे चेंजेस होंगे टेलोफेज के अंदर में। जैसे कि आपने बोला था कि यहाँ पर बस एक चीज़ यहाँ पे समझ लीजिए कि टेलोफेज में क्या होता है कि इट appears like there are two nucleuses in one cell। टेलोफेज में सेल को देख के ऐसा लगता है भैया कि एक ही सेल में दो अलग अलग न्यूक्लियसेस हैं, और होते भी हैं। ठीक है, अब प्रोफेज में आपने बोला था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व होना स्टार्ट होता है। यहाँ पे आप बोलोगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स टू अपीयर। ठीक है, दूसरी चीज आपने वहां पे बोला था कि सेल ऑर्गेनेल डिसअपियर होना स्टार्ट होते हैं, वही होगा यहाँ पे। सेल ऑर्गेनेल्स लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये सब भी क्या होंगे, दे ऑल्सो स्टार्ट टू रीअपियर, या दोबारा से वो दिखाई देना स्टार्ट होते हैं। तीसरी चीज आपने बोला था कि वहाँ पे क्रोमोसोम क्रोमैटिन फॉर्म से कंडेंस होके क्रोमोसोमल फॉर्म में आता है ना। प्रोफेज में हमने बोला था कि भाई न्यूक्लियस में क्रोमैटिन रहता है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल, ये कंडेंस होता है और कंडेंस होके क्रोमोसोम बनाता है। यहाँ उसका उल्टा होगा, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए कन्वर्ट होगा, कंडेंस्ड फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू क्रोमैटिन फॉर्म। ठीक है, तो जब क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बन रहा था तो आपने बोला था कंडेंसेशन हो रहा है, यहाँ क्रोमोसोम से क्रोमैटिन बन रहा है, मतलब डीकंडेंसेशन हो रहा है। ठीक है, सो ये कुछ मेजर चेंजेस हैं जो आपके टेलोफेज के अंदर में होते हैं। हाँ, एक और चीज, प्रोफेज में आपने बोला था कि स्पिंडल अपीयर होता है, यहाँ पे टेलोफेज में यहाँ आपको कहीं पे भी स्पिंडल नहीं दिखेगा, तो स्पिंडल जो रहेगा स्पिंडल डिसअपियर होता है। सो ये सारे मेजर चेंजेस हैं जो टेलोफेज में होते हैं। मैंने बताया अगर याद रखना है तो याद रखने का एक बहुत ही सिंपल सा मेथड ये हो सकता है कि आप ऐसे कीजिए कि जो प्रोफेज में हुआ था सबको रिवर्स मैनर्स में लगा दीजिए, सबको रिवर्स मैनर में लगा दीजिए, और वो हो जाएगा आपका टेलोफेज। आई होप कि आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। साइटोकाइनेसिस जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे साइटोकाइनेसिस, और साइटोकाइनेसिस के बाद में जो है हमारा ये चैप्टर जो रहेगा माइटोसिस कंप्लीट होगा, एंड देन विल मूव टुवर्ड्स मियोसिस।